हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने अभी जो समाप्त किया है अपना न्यूट्रिशन साइंस समाप्त किया है। हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, हमारे उसकी थ्योरी की क्लासेस भी हो चुकी हैं। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम एक्सटेंशन एजुकेशन की करेंगे। इसकी थ्योरी हमने पहले ही कवर कर रखी है, तो अगर आपने अभी तक इसकी थ्योरी की क्लास नहीं ली है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक्सटेंशन एजुकेशन के हर पार्ट को टच कर लूँ। तो मैंने हर एक पार्ट से क्वेश्चन उठाने की पूरी कोशिश की है। चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? क्या एक लचीली शिक्षा है, ये सतत चलने वाली शिक्षा है, या फिर ये एक अनौपचारिक शिक्षा है, या एक ये संस्थागत शिक्षा है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा का इसमें से प्रसार शिक्षा क्या नहीं है आपको बताना है। प्रसार शिक्षा नहीं है, क्या लचीली शिक्षा नहीं है, सतत शिक्षा नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा नहीं है, या फिर संस्थागत शिक्षा नहीं है? तो आपको पता है कि जो ये प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा आपकी एक लचीली शिक्षा है। इसमें हम परिवर्तन करते रहते हैं। प्रसार शिक्षा आपकी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रसार शिक्षा होती है ये निरंतर चलती रहती है, व्यक्ति जीवन भर इसको सीखता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा, तो जो प्रसार शिक्षा होता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, जिसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे जब आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर आपका सब कुछ एक समयबद्ध होता है, मतलब एक बाउंडेशन में रहते हैं आप, कि आपको एक कोई टीचर है, आपका फिक्स टीचर है, वो आपको पढ़ाएगा। इस घंटे में आपको ये पढ़ना है, समय से आपको विद्यालय पहुँचना है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा होती है उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ये जो लास्ट का है आपका संस्थागत, आपकी जो प्रसार शिक्षा होती है ये संस्थागत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब जो ऑप्शन है ये सारे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। लेकिन ये जो लास्ट में है आपका, वो आपका हो जाएगा संस्थागत शिक्षा, मतलब प्रसार शिक्षा नहीं है। कैसी? संस्थागत शिक्षा नहीं है, इसमें नहीं कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। इसमें से प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? नमनीयता का सिद्धांत है, संतुष्टि का सिद्धांत है, स्वावलंबन का सिद्धांत है, देखकर सीखने का सिद्धांत है। तो इसमें भी नहीं आपका गायब हो गया है, माफ़ कीजिएगा आज आपकी मिसप्रिंट बहुत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, जो आपको नीचे दिया गया है इसमें से प्रसार शिक्षा का कौन सा सिद्धांत नहीं है? नमनीयता का सिद्धांत। अभी अभी आपने देखा कि जो प्रसार शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? वो आपकी लचीली शिक्षा है। लचीली शिक्षा मतलब नमनीयता का उसमें गुण है, उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनशीलता का गुण होता है। संतुष्टि का सिद्धांत, तो प्रसार शिक्षा क्या होता है? प्रसार शिक्षा आपका संतुष्टि का सिद्धांत होता है, मतलब आप जो सीखते हैं उससे संतुष्ट भी होते हैं, यही आपकी प्रसार शिक्षा है। स्वावलंबन का सिद्धांत, तो जो प्रसार शिक्षा होता है यह स्वावलंबी बनाने का सिद्धांत है। ये आपको स्वावलंबी बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, ठीक। तो इसमें जो देख कर सीखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का ये सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है इसमें से, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो ये जो देख कर सीखना है ना, ये नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है करके सीखना, देख कर विश्वास करना, ये देख कर सीखने का सिद्धांत नहीं है प्रसार शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख कर सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाहामा के अनुसार व्यक्ति की परस्पर वार्तालाप द्वारा प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है?
तो प्रसार शिक्षा में प्रतिधारण क्षमता की बात किसने की है? पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से ध्यान रखना है, किसने की है? तो दहामा ने की है। अब इन्होंने 5 बताए थे आपको प्रतिधारण क्षमता। तो एक था आपका पढ़कर, एक था सुनकर, एक था सुनकर और पढ़कर, और एक था आपका 5वां जो था वो था आपका परस्पर वार्तालाप द्वारा। तो आप बताइए कि जो परस्पर वार्तालाप द्वारा प्रतिधारण क्षमता थी वो कितने प्रतिशत थी? क्या वो 20% थी? क्या वो 30% थी? या फिर 70% थी? या फिर 50% थी? तो आपको पता है, मैंने तब भी आपको बताया था कि ये डाटा थोड़ा याद रखिएगा। डाटा से याद आया, कल हमने कार्बोहाइड्रेट का एक रेशियो पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो वो मैंने पुराने डाटा के हिसाब से बताया था, लेकिन मुझे एक कमेंट आया कि 2023 में चेंज हो चुका है। मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैंने उसको चेक नहीं किया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक? तो दहामा ने जो बताया था, तो इन्होंने 20% किसका बताया था? तो जो 20% इन्होंने बताया था, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सुन रहा है तो वो कितना प्रतिशत सीखेगा? 20% सीखेगा। अगर कोई व्यक्ति 30% कब सीखेगा? जब कोई व्यक्ति देख रहा है, जैसे किसी क्रियाकलाप को आपने सुना है तो वो कितना आपको याद रहेगा? 20% याद रहेगा। अगर किसी क्रियाकलाप को आपने देखा है तो वो कितना याद रहेगा? वो आपको 30% याद रहेगा। लेकिन अगर आप परस्पर वार्तालाप के द्वारा सीख रहे हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। 50% क्या होता है? अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप उसे देख भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिधारण क्षमता होगी वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 50%। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर परस्पर वार्तालाप की प्रतिधारण क्षमता पूछी गई है, तो वो कितनी है? वो है आपकी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई बार इसको आपको बोला है रिवीजन करने के लिए, और इसको मैंने सेम टू सेम ऐसे ही आपको थ्योरी में मिल भी जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब इनमें से अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? क्या वो आवश्यकता है? क्या वो अंतर्मोद है? क्या वो प्रोत्साहन है? या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी आवश्यकता होती है, दूसरी अंतर्नोद होती है, और तीसरी क्या होती है? प्रोत्साहन होती है। क्या होती है? प्रोत्साहन होती है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th वाला, ठीक? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, इन तीनों के बारे में आपको पता ही होगा। आवश्यकता क्या होती है? तो आवश्यकता व्यक्ति को क्रियात्मकता प्रदान करती है। क्या करती है? क्रियात्मकता प्रदान करती है। सबसे पहले क्या होता है, वह मानसिक जो व्यक्ति होता है वह मानसिक स्तर पर गतिशील हो जाता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। मतलब जब वो इन आवश्यकता के फलस्वरूप जो व्यक्ति का मानसिक स्थिति होता है, वो उस स्थिति में जिस स्थिति से, जिस मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, तो जो ये परिस्थिति होती है, स्थिति होती है ना, यही अंतर्नोद कहलाता है। और जब व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो व्यक्ति के अंतर्नोद में कमी आ जाती है, और उसके लेकिन जो उसका प्रोत्साहन होता है वो क्या होता है? उसका प्रोत्साहन रहता है। यही तीनों आपका होता है, अभिप्रेरणा के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरक होते हैं। अभिप्रेरक कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, शारीरजन्य होते हैं, उपार्जित होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने पढ़ा है अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा था अभिप्रेरक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है जन्मजात, दूसरा आपका होता है उपार्जित। इसी जन्मजात को ही हम क्या बोलते हैं? शरीरजन्य अभिप्रेरक बोलते हैं। अब ये जन्मजात क्या होते हैं? तो जन्मजात अभिप्रेरक सभी जीवों में पाए जाते हैं, जैसे जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति
इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, मल-मूत्र त्यागना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी शरीर जन्य अभिप्रेरक या फिर जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। हमने आपको बताया था प्रसार शिक्षा के चरण के बारे में और बोला भी था आपसे कि चरण को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे प्रथम, अंतिम और यहाँ तक कि पहले ए और लास्ट ए का क्या मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें है आपकी अभिरुचि, आकांक्षा, जानकारी, ध्यान आकर्षण। तो हमने कैसे इसको याद किया था? AIDCKASE, एड कैसे? अट्रैक्शन था आपका, अटेंशन था, मतलब कि ध्यान आकर्षण। तो ये इसका पहला जो चरण है क्या है? ध्यान आकर्षण है। लेकिन हम इसको पूरे को समझ लेते हैं। तो पहला था आपका अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या हो गया? ध्यान आकर्षण आ गया आपका। फिर इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद डी से डिजायर हो गया, सी से कन्विक्शन है, के से नॉलेज हो जाता है, ए से एक्शन है। मतलब पहले ए का क्या अर्थ होता है? अटेंशन होता है, मतलब ध्यान आकर्षण। और जो दूसरा ए होता है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है एक्शन। और एस से सेटिस्फैक्शन, ई से इवैल्यूएशन। तो आपको इस रूप में भी इसको ध्यान रखना है। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक? तो इसका पहला चरण कौन सा है? ध्यान आकर्षण। अंतिम चरण कौन सा होता है? तो वो होता है आपका इवैल्यूएशन। अगर पहला ए पूछा जाए तो वो होता है आपका अटेंशन और दूसरा ए एक्शन। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सामग्री ऐसी है जो प्रक्षेपित है। क्या वो फ्लैश कार्ड है? क्या वो स्लाइड प्रोजेक्टर है? बुलेटिन है? या फिर वो आपका लीफलेट है? तो इसमें जो आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। ये आपने शिक्षण सामग्री जब पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कितने प्रकार की शिक्षण सामग्री होती हैं। तो आपने कई प्रकार की शिक्षण सामग्रियों के बारे में पढ़ा था। उसी में आपने एक देखा था प्रक्षेपित और एक देखा था गैर प्रक्षेपित। अब प्रक्षेपित कौन सा होता है? तो प्रक्षेपित में आपके आ जाते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाता है, और क्या आता है, और आपका आ जाता है फिल्म प्रोजेक्टर आ जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाता है, ओपेक प्रोजेक्टर आता है। ये हमने किस में बताया था आपको? तो ये प्रक्षेपित में बताया था। गैर प्रक्षेपित कौन से होते हैं? तो गैर प्रक्षेपित में आपका फ्लैश कार्ड आ गया, बुलेटिन आ गया, लीफलेट आ गया, पैम्पलेट आ गया, चार्ट्स आ गए, पोस्टर आ गए, बुक्स आ गए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो ये सारी आपकी गैर प्रक्षेपित में आती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। क्या 1980 में हुई थी? क्या 1978 में हुई थी? क्या 1990 में हुई थी? या फिर 1950 में हुई थी? तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1978 में। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है? क्या 10 से 25 वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? क्या ये 15 से 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है? 18 से 21 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है? या फिर ये 40 से 60 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा में किसे शामिल करते हैं हम? तो इसमें 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड़गांव प्रोजेक्ट कब और कहाँ से शुरू किया गया था? जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था वो कब और कहाँ से शुरू किया गया था?
क्या वो पंजाब से शुरू किया गया था या फिर राजस्थान से शुरू किया गया था, गुजरात से शुरू किया गया था या फिर महाराष्ट्र से शुरू किया गया था? यहाँ पर आपको सन में जो है ये आपको यहीं से आंसर निकल जाना है। अगर आपको ये पता होगा कि गुड़गाँव कहाँ पर है, गुड़गाँव कहाँ पर है, तो आपको पता है गुड़गाँव पंजाब में है। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? गुड़गाँव पंजाब में 1920 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा प्रोजेक्ट? गुड़गाँव प्रोजेक्ट। जो गुड़गाँव प्रोजेक्ट था वो कहाँ शुरू किया गया था? तो वो आपका शुरू किया गया था पंजाब में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ़िरका का अर्थ होता है, फ़िरका का अर्थ क्या होता है? जाति होता है, संप्रदाय होता है, जत्था होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये जो फ़िरका होता है, फ़िरका का अर्थ ये सभी होते हैं। क्या-क्या? जाति होता है, संप्रदाय होता है, जत्था होता है। और ये फ़िरका योजना शुरू कहाँ की गई थी? तो ये जो फ़िरका योजना है ये 1946 में मद्रास में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर? मद्रास में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? आपको फ़िरका विकास योजना के बारे में ध्यान रखना है, आपसे पूछा भी जाता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसएसए मॉडल है। एसएसए मॉडल किसने दिया है? आपको पता होगा ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी ने पूछा था। पूछा तो था इसका, लेकिन थोड़ा-सा इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो थोड़ा-सा अलग था। आपको बताना है यहाँ पर कि एसएसए मॉडल किसने दिया था? एसएसए मतलब सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, एसएसए का मतलब हो गया स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। मतलब स्पीकर किसमें होते हैं? स्पीच और ऑडियंस के बारे में यहाँ पूछा जाता है। तो इसके किसने दिया था? क्या वेस्ले ने दिया था? क्या जो है अरस्तू ने दिया था? दहामा ने दिया था या फिर सुपे ने दिया था? तो जो एसएसए मॉडल दिया गया था मतलब स्पीकर, वक्ता, स्पीच, भाषण, ऑडियंस, श्रोता। तो ये जो मॉडल दिया था वो दिया था अरस्तू ने। अरस्तू ने इसको क्या कहते हैं? इसको प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसी में इन्होंने थ्री थ्री अपील के बारे में बात की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन-कौन सी अपील थी? हमने आपको नोट करवाया था और बोला था इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा उस 3 अपील के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी, ठीक? वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप जाके क्लास को वापस देख सकते हैं। ये मिलेगी कहाँ पर क्लास आपको? तो ये जो हमने संचार की क्लास की थी उसके सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। एसएसए मॉडल हो गया या फिर एसटीएसआरडी मॉडल हो गया, मतलब वेस्ले का मॉडल हो गया, सेमन का मॉडल हो गया और दहामा का हो गया, सुपे का हो गया। इन सभी ने कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। तो इन सभी के कम्युनिकेशन मॉडल को हमने वहाँ पर कवर अप किया है। तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके आप इस तरह से उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के प्रकार हैं। इसमें से आपका कौन-सा मूल्यांकन का प्रकार है? स्वमूल्यांकन, कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन, कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो आपने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि ये सभी तो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। स्वमूल्यांकन मतलब जो हम खुद मूल्यांकन करते हैं वो आपका क्या होता है? स्वमूल्यांकन होता है। कार्यक्रमांतर्गत मूल्यांकन क्या होता है? जो आप कार्य करते समय मूल्यांकन करते हैं। और कार्यक्रमोत्तर क्या होता है? जब आप कार्य करने के बाद मूल्यांकन करते हैं तब ये आपका कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन कहलाता है। तो इस तरह से आपके कौन से ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? मूल्यांकन के प्रकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सती प्रथा निरोध अधिनियम कब लाया गया? ये जो सती प्रथा निरोध अधिनियम था ये कब और किसके द्वारा लाया गया? यहाँ पर सिर्फ आपका कब है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रयास किसने किया था। तो सती प्रथा का निरोध अधिनियम जो आया था वो कब आया था? वो आया था 1819
1929 में आया था। और इसमें प्रयास किसने किया था? तो इसमें प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित के द्वारा उपयोग किया गया था। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है आपको कि प्रसार शिक्षा का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो 1873 में किया गया। पहला क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन ही बन गया। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कहाँ पर किया गया? क्या ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया? तो आपको पता है जब हम पहली क्लास पढ़ते हैं तब वहीं पर हमने आपको बताया था एक्सटेंशन शब्द, एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा है निम्नलिखित में से आपको बताना है प्रसार शिक्षा क्या है? क्या ये दो तरफा मार्ग है, क्या ये तीन तरफा मार्ग है, या एक तरफा मार्ग है, या फिर चार तरफा मार्ग है? तो आपको पता है कि प्रसार शिक्षा जो होता है वो आपका दो तरफा मार्ग होता है। इसमें सिर्फ जो प्रसार कार्यकर्ता होता है ना वही नहीं सीखता है, वो मतलब सिखाता ही नहीं है, वो खुद भी सीखता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए, हम प्रसार शिक्षा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक फिक्स सिलेबस है और हमारा एक फिक्स टाइम है और ये भी फिक्स है कि मैं ही आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो इसमें बस आपको ये समझना है जैसे कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखती हूँ और कुछ आपको सिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सिखाती हूँ, आप ही सीखते हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये कैसा होता है? दो तरफा होता है। तो वही आपको प्रसार शिक्षा क्या बताना है कि ये दो तरफा मार्ग होता है। इसमें जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो भी सीखता है और गांव वाले भी सीखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य समस्याओं से पहले अंगीकृत करता है। यहाँ पर होगा अपने, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य व्यक्तियों से पहले अंगीकार करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब आपने पढ़ा था नवाचार के बारे में। जब आपने नवाचार के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्या कि जो व्यक्ति सबसे पहले विचारों को, नए विचारों को अपने समुदाय के अन्य व्यक्तियों से पहले अंगीकृत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जल्द अंगीकार कहते हैं। साथ में ही आपने ये भी पढ़ा था जो व्यक्ति नवीन चीज़ों को, नवाचार को सबसे बाद में स्वीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लैगार्ड। ये भी आपने देखा था, ध्यान रखिएगा, मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है लेकिन आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं लैगार्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। जो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम होता है वो किस पर आधारित होता है? शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होता है, शिक्षा उद्देश्यों पर आधारित होता है, या फिर दोनों पर आधारित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो अच्छा गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होता है और शिक्षा के उद्देश्यों पर भी आधारित होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है। गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या घर का विज्ञान है, क्या गृह कला है, क्या गृह अर्थशास्त्र है, या फिर घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान है? तो आपको पता है घर का विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र, ये सब हमने देखा था किसमें? ये सब हमने देखा था गृह विज्ञान के अन्य नाम में। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे गृह विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो वास्तविक अर्थ जो है वो गृह विज्ञान का वास्तविक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। प्रसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, या फिर गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,
व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण। तो ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है ना, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सिर्फ माता और बच्चों की सुरक्षा करना नहीं है। जीवन को ऊंचा स्तर उठाना सिर्फ यही नहीं है। सुखी पारिवारिक जीवन, ये मतलब ये ठीक है, ये सारे आपके ठीक हैं, लेकिन जो इसका हमारे प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है कि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार। अगर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे तो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, स्वाभाविक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण, तो उसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो ही जाएगी। और व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय कल्याण आदि की आदि, तो इसमें ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये फोर्थ वाला, कि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि कार्य होते हैं, इसके आदि लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आपको परिभाषा दिया जाता है उसे आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो बात सही है। अगर आपसे पूछा जाए ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है, तो आप क्या बताएंगे? सत्य है। तो ये कथन जो है ये किसने दिया था? ये जो आपके कथन होते हैं ना, यही आपसे सत्य असत्य के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये आपके बोला था, ये परिभाषा दी थी जेपी लीगॉस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष बनाया गया? आपको पता है पहले ये जो गृह विज्ञान था, ये पहले हमारे यहाँ विषय के रूप में नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये हमारे यहाँ अस्तित्व में धीरे धीरे आया। मतलब पहले तो छोटे स्तर पर बताया जाता था, लेकिन इसकी परीक्षाएं नहीं होती थी। फिर बाद में ये परीक्षाएं होने लगी और अनिवार्य कर दिया गया। अब ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष में बना? क्या 1945 में बना, क्या 1955 में बना, क्या 1960 में बना, या फिर 1965 में बना? तो ये कब बना? 1965 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है। ये जो प्रसार शिक्षा है, ये स्कूल से बाहर दी जाने वाली एक शिक्षा है, जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर आपसे कथन के रूप में पूछा जाए, सत्य असत्य के रूप में पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ ये सत्य है। दोनों क्वेश्चन को साथ में समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर, अगर किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगर ये आपसे सत्य असत्य के रूप में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? सत्य है। अब ये जो कथन बोला गया है ना, ये किसके द्वारा बोला गया है, ये आपको बताना है। क्या ये दहामा का है, ये दहामा ने बोला है, या फिर ये कैल्सी व हेनरी ने बोला है, डॉक्टर एंस मिंजर का है, या फिर हरपलानी का है? तो आपको पता है कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक, जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्तियों को व्यक्ति करके सीखते हैं। हमने अभी देखा था एक सिद्धांत होता है प्रसार शिक्षा का, करके सीखना। ठीक, तो क्या होता है? करके सीखता है। यह कथन जो दिया है वो दिया है डॉक्टर एंस मिंजर ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम कहते हैं, हम प्रसार कहते हैं। मतलब जो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए जो उपयोगी ज्ञान का फैलाव किया जा रहा है, इसे हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? क्या ये रमाबाई का है, दहामा का है, एच.डब्ल्यू. भट्ट का है, या फिर ए.टी. मोशन का है? तो ये जो कथन दिया गया है, ये कथन किसने दिया था? एच.डब्ल्यू. भट्ट ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा विहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िएगा और यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। पहला कि गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र जो कौन थे भारतीय, ये सॉरी यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो मैं आपको क्या बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, तो वो आपका ये पूछा जा रहा है कौन से महापुरुष थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे। इन्होंने किस विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय पर किस विश्वविद्यालय में डीन पद पर कार्यरत थे? गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत थे। तो कहाँ थे? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये पूसा विहार में है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरुष जिन्होंने पीएचडी की वो कौन थे? तो वो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे। उन्होंने किस विश्वविद्यालय में कार्य किया? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किया। यह कहाँ पर है? तो यह पूसा बिहार में है। और ये किस पद पर थे? तो इनके पद को ध्यान रखिएगा, डीन के पद पर थे, ठीक। यहाँ से 3 से 4 पॉइंट आपके निकल कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ? ये तो है आपका दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ। अब आप एक कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ये जो आपका दूरदर्शन है ये क्या किस में आता है? क्या ये शिक्षण सामग्री में आता है, सॉरी मतलब श्रव्य में आता है या फिर श्रव्य दृश्य में आता है, ठीक। तो भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? क्या 15 सितंबर 1922 को हुआ? क्या 25 दिसंबर 1922 को हुआ? क्या 15 सितंबर 1959 को हुआ? या फिर 25 सितंबर 1956 को हुआ? तो भारतवर्ष में जो दूरदर्शन का आरंभ हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक संचारक की प्रमुख विशेषता है। एक जो संचारक होता है, जो आपका संचार करता है, या हम कह सकते हैं जो प्रसार कार्य करता होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है हमने प्रसार कार्यकर्ता के गुण के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि जो प्रसार कार्य करता जा रहा है उसे क्या होना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार जो है वो कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, किसी से कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे बात बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उसमें कार्य के प्रति अपनी रुचि होनी चाहिए, मतलब वो कार्य को किस तरह से अपने गाँव जो उसको जिस गाँव में उसको कार्य करने के लिए भेजा गया है उसकी उस कार्य में रुचि होनी चाहिए, उसे सहानुभूत होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सहानुभूत होनी चाहिए, ग्राम विकास के प्रति उसको आस्थावान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नई पद्धति, नई तकनीक, इन सारी चीज़ों में उसको विश्वास होना चाहिए। तो जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है या फिर जो संचारक होते हैं उनमें अनेक गुण होने चाहिए, जिस पे हमने अभी चर्चा किया। तो जो ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, ये बहुत ही आसान है, इसमें बस थोड़ी डेट वेट याद करनी है, बाकी ये बहुत आसान है और क्वेश्चन भी यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के गुण पूछे जाते हैं, सिद्धांत पूछे जाते हैं, विशेषताएं पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टर में ABC का अर्थ है। जब आप एक पोस्टर बनाते हैं तो उसमें आप ABC का नाम सुनते हैं। अब वो ABC का क्या अर्थ होता है वहाँ पर? क्या ABCD हमें पढ़ाया जाता है? तो उस ABC का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले क्या ध्यानाकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट होना चाहिए, ध्यानाकर्षण बड़ा और स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक,
संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक, संक्षिप्त व रंगीन होना चाहिए। तो सबसे पहले ABC का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होना चाहिए, ब्रीफ संक्षिप्त होना चाहिए एंड सी आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल वो एकदम साफ होना चाहिए, आपको अस्पष्ट होना चाहिए, ठीक? तो क्या विशेषता ABC का क्या अर्थ होता है? तो उसमें आकर्षक, संक्षिप्त और अस्पष्ट होना चाहिए जो आपका पोस्टर होता है। अब आप बताइए कि ये जो पोस्टर होता है, ये श्रव्य सामग्री है कि दृश्य सामग्री है या फिर ये आपका श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं ना, तो थोड़ी सी कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा लिख दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग कभी कभी ऐसे कमेंट कर देते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, तो मैं भूल जाती हूँ। मैं आपको बताते टाइम इतना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि मैं बाद में खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने पूछा क्या था। तो अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब मुझे तुरंत याद आ जाएगा कि इसका आंसर है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? आपने यूनिसेफ के बारे में पढ़ा है तो फटाफट आप छाप दीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ठीक? बच्चों के लिए कार्य करता है, मरीजों के लिए कार्य करता है, बूढ़ों के लिए कार्य करता है या फिर वयस्कों के लिए कार्य करता है? तो ये जो यूनिसेफ होता है ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये बच्चों के लिए कार्य करता है। अगर आपको याद है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीखने का ज्ञानेंद्रिय समीकरण किसने दिया? सीखने का ज्ञानेंद्रिय समीकरण किसने दिया था? क्या कर्नल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, पियाजे ने दिया था या फिर दहामा ने दिया था? तो जो सीखने का ज्ञानेंद्रिय समीकरण है वो दिया था आपके ओपी दहामा ने। अब वो था क्या, समीकरण क्या था? तो आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं बता सकते हैं तो आप जाकर एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो इन्होंने प्रतिधारण क्षमता दी थी और जो इन्होंने ज्ञानेंद्रिय समीकरण दिया था। ज्ञानेंद्रिय समीकरण में क्या था आपका? तो कान से आप कितना सीखते हैं, त्वचा से आप कितना सीखते हैं, जिह्वा से आप कितना सीखते हैं, आँख से कितना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका एक परिवर्तन अभिकर्ता की होती है और ग्रामीण समुदाय उसके ग्राहक होते हैं। क्या यह कथन सत्य है, असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या फिर संबंधित ही नहीं है? तो आपको पता है कि ये जो कथन बोला जा रहा है ये बिल्कुल सत्य है। जो प्रसार शिक्षा में जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं ना, उनकी भूमिका परिवर्तन अभिकर्ता की होती है और जो ग्रामीण समुदाय होता है वे उसके ग्राहक होते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसार दर्शन की विशेषता है। हमने प्रसार दर्शन पढ़ा था, प्रसार दर्शन की विशेषता पढ़ी थी, प्रसार शिक्षा की विशेषता पढ़ी थी, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पढ़े थे हमने। जो स्टार्टिंग की क्लास आपकी हुई थी 3 से 4 वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग की नहीं बोलूँगी, आप पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन आपकी 28 क्लास हुई है। अगर आप वो 28 देख लेते हैं तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। उम्मीद है कि वहीं से आपके क्वेश्चन सारे मिल जाएँगे। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ हौवा-सा नहीं पूछ लिया जाता है। तो अगर आपका वहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, ये दोनों से आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रसार दर्शन की विशेषता है, क्या पुनर्निर्माण में विश्वास, परिणामवादी व प्रयोगवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो होती हैं प्रसार दर्शन की विशेषता होती हैं। पुनर्निर्माण में विश्वास रखना, ये क्या होती है? विशेषता होती है। परिणामवादी, प्रयोगवादी, ये परिणाम देखता है और प्रयोग भी करता है। मानवतावादी होता है और यथार्थवादी भी होता है। कौन? प्रसार दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह शिक्षा जो नियम कानून से जुड़े हुए शिक्षा का आदान प्रदान करती है कहलाती है। मतलब वह कौन सी शिक्षा है जिसमें आप नियमबद्ध तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या वो औपचारिक शिक्षा है, क्या वो अनौपचारिक शिक्षा है या फिर वो सतत शिक्षा है? उपरोक्त सभी सही हैं।
तो आपको पता है कि औपचारिक शिक्षा ही ऐसी शिक्षा होती है जो नियमबद्ध तरीके से दी जाती है। इसमें सब कुछ पहले से फिक्स होता है, मतलब कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा, कितना देर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास की भावना प्रेरित होती है। सामाजिक विकास की भावना कहाँ से प्रेरित होती है? स्वयं की भावना से होती है, पराअहम की भावना से होती है, अहम की भावना से होती है, या फिर हम की भावना से होती है। तो जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास किसकी भावना पर आधारित होता है? तो वो हम की भावना पर आधारित होता है। समाज का विकास हम करेंगे, मतलब हम पर आधारित होता है, स्वयं पर नहीं, पराअहम पर नहीं, अहम पर भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। इनमें से प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? आपने प्रसार शिक्षा की विशेषता पढ़ा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया है। तो आपने देखा था, एक दो विशेषता हमने नहीं देखी थी। हमने जो सिद्धांत पढ़े थे, हमने जो विशेषता देखी थी, हमने जो जो भी इसके बारे में पढ़ा था, आवश्यकता देखी थी, तो ये हमने 2, 4, 6 नहीं देखा था। कम से कम सिद्धांत 10-15 देखे थे, 20 के आसपास। हमने विशेषता भी वही लगभग देखी थी, हमने आवश्यकता भी लगभग वही 15-20 देखी थी। तो यहाँ पर बताना है आपको, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। इसकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है, यह सहयोग की भावना पर आधारित होता है, मनुष्य को अपनी मदद आपके शिक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, अपरिवर्तनशील शिक्षा है। तो आपको पता है कि जो प्रसार शिक्षा है वह एक प्राकृतिक इसकी जो प्रकृति है वो स्वैच्छिक होती है। अगर व्यक्ति सीखने के लिए इच्छुक होता है तभी सीखता है। इसमें आप किसी को बैठाकर, डाँट कर उसको नहीं सिखा सकते हैं। अगर व्यक्ति को जब सीखना है, जितना सीखना है, वो उसकी इच्छा पर आधारित होता है। तो पहला तो आपका विशेषता है, ये पहली विशेषता तो है आपकी। दूसरी, यह सहयोग की भावना पर आधारित है। हाँ, ये क्या होता है? ये सहयोग की भावना पर आधारित होता है। हम एक दूसरे के सहयोग से ही सीखते हैं। तीसरा है, मनुष्य को अपनी मदद आपके शिक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने देखा था कि जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत था उसमें क्या था? अपनी मदद आप, मतलब अपने आप खुद सहायता करें, इस सिद्धांत पर प्रसार शिक्षा कार्य करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये जो फोर्थ दिया गया है, अपरिवर्तनशील शिक्षा, तो प्रसार शिक्षा अपरिवर्तन नहीं है, प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे जो हमारा पाठ्यक्रम है हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रसार शिक्षा गांव में जाकर सिखाता है वो बदल सकता है। वो गांव वालों के हिसाब से सिखाएगा, गांव वालों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो जो सीखना चाहते हैं, जब सीखना चाहते हैं, जैसे सीखना चाहते हैं, उसी प्रकार से उनको सिखाएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपरिवर्तनशील शिक्षा, ये प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा का कार्य नहीं है। इसमें से प्रसार शिक्षा का कार्य क्या नहीं है? प्रसार शिक्षा क्या नहीं करता है? मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र है। हाँ, तो ये मनुष्य के निजी विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। प्रमाण पत्रों की संख्या में वृद्धि करना। तो आपको पता है कि जो प्रसार शिक्षा होता है इसको किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमएड जो भी किया सबकी डिग्री बटोर कर रख ली। अब हमने डिग्री बटोर कर रखी है तभी तो हम जो है टीचर बन पाएंगे, तभी तो हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन जो प्रसार शिक्षा होती है ना, इसमें आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसमें किसी भी प्रमाण पत्र को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका यही आ जाता है। बाकी जो बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास करना, हाँ, प्रसार शिक्षा ये कार्य करता है। मानव निर्मित संस्थाओं एवं संसाधनों का विकास करना, तो प्रसार शिक्षा का ये भी कार्य होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा का ये कार्य नहीं होता है कि वो प्रमाण पत्रों की संख्या को बढ़ाए, उसको इकट्ठा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई, 1938 में हुई, 1928 में हुई या फिर 1954 में हुई थी? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का वर्तमान नाम क्या है? पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब क्या नाम था? जब 1928 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है। तो क्या हो गया है? क्या इंडियन काउंसिल ऑफ फूड रिसर्च हो गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर हो गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ फार्मर रिसर्च हो गया है या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया है? तो इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या हो गया है? यही फोर्थ वाला आपका इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत विभेद के सिद्धांत से आशय है, मतलब संस्कृत विभेद का क्या अर्थ है? धर्म का अनुपालन, धर्म का परिवर्तन, अनेक धर्मों का होना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आ रहा होगा तो। जो संस्कृत विभेद होती है इसका सिद्धांत होता है कि अनेक धर्मों का होना। ठीक, क्या होता है? अनेक धर्मों का होना। अगला क्वेश्चन है, आप जितने भी क्वेश्चन कीजिएगा एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग एक्टिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर जन्य अभिप्रेरक है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था अभिप्रेरक के बारे में, तो आपको बताना है शरीर जन्य अभिप्रेरक क्या है? मूलभूत आवश्यकता है, वैयक्तिक है या फिर सामाजिक है? तो आपको पता है जो शरीर जन्य अभिप्रेरक है वो क्या होता है? मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसने हमने क्या देखा था? भूख, प्यास, नींद, काम, त्याग, ये सारी चीजें हमने देखी थी। क्या थी ये? हमारी मूलभूत आवश्यकता थी। वैयक्तिक और जो सामाजिक होता है ना, ये आपका उपार्जित अभिप्रेरक होता है उसके प्रकार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार कर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़ा, रिंच, स्क्रूड्राइवर आदि का होता है। यह कथन किसका है? ये कथन मैंने आपको नोट करवाया था और बोला था कि इसे ध्यान रखिएगा। तो तो प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व होता है जो एक मैकेनिक के जीवन में स्क्रू ड्राइवर, रिंच, ये जो मैकेनिक के सामान होते हैं जो रखते हैं ना, तो उन्हीं के समान है। ये कथन किसका है? क्या डॉक्टर एस्मिंजर का है, दहामा का है, विलियम का है या फिर किसी का नहीं? तो आपको पता है किसका है? ये एस्मिंजर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में, ICDS 2010 में। मुझे लगता है आपको इसमें सब कुछ आ रहा होगा। अगर आपको ICDS आ रहा है तो आपको पहला आपका क्वेश्चन आसान हो गया है। आपको पता है जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था वो 2014 में चलाया गया था, और जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था वो 2001 में चलाया गया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में चलाया गया था। ठीक, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था ये कहाँ पर चलाया गया था? ICDS, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ICDS आपका सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि जो ये ICDS है ये कब चलाया गया था? ICDS कब का है? तो ये 2010 का नहीं बल्कि 1975 का है। ये किससे सुमेलित होगा? 1975 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास योजना का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक विकास करना या फिर उपरोक्त सभी?
तो जो ये सामुदायिक विकास योजना चलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना और सामुदायिक सुविधा को उपलब्ध करवाना। ये उद्देश्य था किसका? सामुदायिक विकास योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CFTRI। यहाँ से आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अगर मैं चाहती तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है, क्या? CFTRI इसका फुल फॉर्म तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? मतलब CFTRI की स्थापना कब और कहाँ हुई? महाराष्ट्र 1950, मैसूर 1950, कोलकाता 1956, मध्य प्रदेश 1935। तो आपको पता है CFTRI की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1950 मैसूर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICMR का फुल फॉर्म। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो आपके ICDS हो गए, CFTRI हो गए, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया और निप्सिड हो गया और निन हो गया, इन सभी को आपको इनकी स्थापना, इनका फुल फॉर्म और इनका मुख्यालय, ये इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिसिन रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो ICMR है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या? कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि CFTRI द्वारा तैयार बहुउद्देशीय आटे में मूंगफली की खली कितने प्रतिशत मिलाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये CFTRI है, ये कितने प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाती है। पहला, ये एक बाल आहार बनाता है। क्या बनाता है? बाल आहार बनाता है। दूसरा, माल्ट युक्त भोजन बनाता है। तीसरा, बहुउद्देशीय आटा बनाता है। तो आपको बताना है ये बहुउद्देशीय आटा जो होता है, इसमें मूंगफली की जो खली मिलाई जाती है कितने प्रतिशत होती है? तो वो आपकी 75% मिलाते हैं। कितना? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ICAR। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 15 अगस्त 1929 को हुई थी? क्या 16 जुलाई 1929 को हुई थी? क्या 16 जुलाई 1945 को हुई थी? या फिर 25 दिसंबर 1956 को हुई थी? तो जो ICAR है, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICDS द्वारा किया जाने वाला टीकाकरण किन जानलेवा बीमारियों से रक्षा करता है? आपको पता है कि ICDS के द्वारा टीकाकरण किया जाता है और वो 6 जानलेवा बीमारियों से आपको बचाता है। वो जानलेवा बीमारियां हैं कौन कौन सी? क्या वो डिप्थीरिया काली खांसी है? क्या वो टिटनेस पोलियो है? क्या वो खसरा तपेदिक है? या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ये सारे इन 6 रोगों से 6 जानलेवा बीमारियों से टीकाकरण बचाता है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे जैसे आपको ये 6 आपको ये ध्यान रखने हैं। इसमें से हो सकता है आपको कोई और साथ में दे दिया जाए या फिर आपको ये बोल दिया जाए कि जैसे 1-2 नंबरिंग कर दी जाए और उसमें चुनना रहे आपको। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आपका ये इतना आपको 6 का नाम ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DWCRA, जिसे हम बोलते हैं डॉकरा, की शुरुआत कब हुई? डॉकरा, इसका पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? डॉकरा की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1982 में,
1990 में या फिर 2010 में। तो जो ड्वाकरा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1982 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कठपुतली का प्रकार है। कठपुतली कितने प्रकार की होती हैं? तो कठपुतली में छड़ कठपुतली, छाया कठपुतली, पेपर मैश कठपुतली या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारी आपकी कठपुतली के प्रकार होते हैं। छड़ कठपुतली, छाया कठपुतली, पेपर मैश कठपुतली, और हमने 2-3 के नाम और बताए थे। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। साथ में आपको ये बताना है कि ये जो कठपुतली है ये किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। क्या ये श्रव्य है, दृश्य है या फिर श्रव्य दृश्य दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिल्मों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? भारत में फिल्मों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? क्या दादा साहब फाल्के को जाता है, लुमियर बंद को जाता है, हरिश्चंद्र को जाता है या फिर मदन को जाता है? तो आपको पता है कि भारत में फिल्म निर्माण का श्रेय जो जाता है वो जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रौढ़ शिक्षा का तत्व है। प्रौढ़ शिक्षा के कितने तत्व हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो साक्षरता, क्रियात्मकता, चेतना। अब ये तीनों तो आपके सही हो गए, मैंने पहले ही बता दिया। साक्षरता, साक्षरता में क्या आता है आपका? तो साक्षरता में आता है लिखना, पढ़ना और आपको अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। क्रियात्मकता मतलब व्यक्ति क्रियाशील होना चाहिए। चेतना, उसकी चेतना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है, लिखित शिक्षण सामग्री की सीमा है। मतलब लिखित शिक्षण सामग्री की क्या सीमा है? अस्थाई महत्व है, ना पढ़े जाने की शंका है, विस्तृत सूचना है या फिर प्रत्यक्ष संपर्क है। तो सीमा क्या है? इसकी सीमा तो आपकी यही हो जाती है, प्रत्यक्ष संपर्क। हम पहले जान लेते हैं और जो हमारे 3 विकल्प हैं उसके बारे में। तो जो लिखित शिक्षण सामग्री होती है वो अस्थाई होती है। जैसे जैसे ये जो अभी क्लास हो रही है, आप इसका जो है पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं। अगर आपको कभी भूल जाते हैं कोई चीज़ तो क्या करते हैं, आप पढ़ लेते हैं। तो जब आपने इसको लिखित रख दिया है ना, तो ये आपका अस्थाई हो गया। ना पढ़े जाने की आशंका। अब लिखित सामग्री तो है, जैसे ये तो हमने लिखने की बात कर ली। मान लीजिए हमने आपके पास कोई बुक आपको बोल दिया कि ये बुक ले लीजिए, आपने बुक ले लिया। अब क्या ये पक्का थोड़ी ना है कि आप पढ़ ही लेंगे, हो सकता है आप ना भी पढ़ें। तो ना लिखित शिक्षण सामग्री का ना पढ़े जाने की भी आशंका होती है। अगला है विस्तृत सूचना। तो आपको पता है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। क्या हम बुक को पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ के बताते हैं या पूरा बुक यहाँ पर लगाते हैं? नहीं। तो ये क्या होती है, बुक से हमें जो लिखित सामग्री होती है उससे हमें क्या मिलती है? विस्तृत सूचना मिलती है। जैसे जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया लिखित शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर हम 4, 6, 8, 10 का नाम बता देंगे, इसके कुछ फ़ायदे बता देंगे, कुछ नुकसान बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आपको बताएँगे तो 2 से 3 2 पेज में आप पूरा लिख लेंगे अगर बहुत ज़्यादा लिखेंगे। लेकिन वहीं जब आप बुक में देखेंगे तो ये बुक की लिखावट में कम से कम आपको 5 से 6 पेज मिल जाएगा। तो क्या होता है, वहाँ पर आपको विस्तृत सूचना मिलती है, प्रत्यक्ष संपर्क। लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है बुक से आपका प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं है कि बुक मैंने आपके सामने लिखी और आपको दे दिया, आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने। ये प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है और यही शिक्षण सामग्री की यहाँ पर सीमा हो जाती है, या हम जिसे कह सकते हैं दोष हो जाता है, हानि हो जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो प्राकृतिक आपदा के समय तुरंत आपको सहायता प्रदान करती है। तो क्या वो विश्व बैंक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनिसेफ है या फिर WHO है? तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा प्रदान करने वाली, तुरंत सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है वो क्या है आपका? भारतीय रेड
क्रॉस सोसाइटी मतलब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुलेटिन में सामान्यतः पृष्ठों की संख्या होती है। जो बुलेटिन होता है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपने बुलेटिन, लीफलेट और पैम्पलेट के बारे में सुना है। ये क्या होते हैं? तो ये लिखित शिक्षण सामग्री होते हैं, या हम जिसे बोलें, अगर दृश्य श्रव्य में आ जाए तो ये आपके दृश्य शिक्षण सामग्री होते हैं। अब आपको बताना है जो बुलेटिन होता है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? क्या 4 से 12 होते हैं? क्या 12 से 24 होते हैं? या फिर 24 से 28 होते हैं? तो अगर आपको याद होगा तो हमने तीनों को एक साथ पढ़ा था। किसको? लीफलेट को, पैम्पलेट को और बुलेटिन को। जो आपका लीफलेट था, लीफलेट में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 से लेकर 12 होती है। पैम्पलेट में क्या होती है? तो 12 से लेकर 24 होती है। लेकिन जो बुलेटिन होता है उसमें कितना होता है? 24 से 48 होता है। यही आपसे पूछा गया है कि जो बुलेटिन होता है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपके PYQ में आया है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। पता नहीं ये आया था कि ये लीफलेट आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, इसमें से आपका कौन सा दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है? क्या रेडियो है? क्या किताब है? नाटक है? पैम्पलेट है? तो ये मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये जो नाटक होता है ये आपके दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री में आता है। रेडियो क्या है? तो रेडियो आपका श्रव्य सामग्री है, और किताब और लीफलेट ये आपके दृश्य सामग्री हैं। ठीक, दृश्य सामग्री साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि ये लिखित शिक्षण सामग्री होते हैं। हमने शिक्षण सामग्री को कई प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपचारी शिक्षा है। उपचारी शिक्षा क्या होती है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, उपचार कब किया जाता है? तो उपचारी शिक्षा है समस्या को देखने के लिए, समस्या को पहचानने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, समस्या का चयन करने के लिए। तो उपचार क्यों करते हैं? हम रोग को दूर करने के लिए करते हैं ना। अगर हमें कोई रोग है तभी तो उसका उपचार करेंगे, और उपचार क्यों करेंगे? ताकि रोग दूर हो जाए। तो उपचारी शिक्षा मतलब शिक्षा में उपचार करेंगे, क्या? समस्या को दूर करने के लिए। तो उपचारी शिक्षा क्या होती है? समस्या को दूर करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रौढ़ शिक्षा है, इसमें से जो शिक्षा है प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? क्या बहुवितरित शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है? विद्यालयी शिक्षा है? या फिर व्यवहारिक शिक्षा है? तो आपको पता है जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा है? तो वो होती है आपकी व्यवहारिक शिक्षा होती है। कैसी शिक्षा होती है? व्यवहारिक शिक्षा होती है। और इसमें कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था? तो इसमें जो है 15 से 25 वर्ष तक के लोगों को, 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि निरक्षर जो वयस्क हैं उनको उन तक क्या किया जाए? उन तक साक्षरता को पहुंचाया जाए। इसमें क्या किया गया था? तो प्रौढ़ों को शिक्षा दी गई थी। अगला है कि शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1978 को, 5 अक्टूबर 1976 को, 10 जनवरी 1975 को, या फिर 25 नवंबर 1968 को। तो जो शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? मतलब गृह विज्ञान के अन्य नाम आपको बताने हैं। क्या होम इकोनॉमिक्स है? डोमेस्टिक साइंस है? हाउस होल्ड आर्ट बोलते हैं? या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि ये सारे नाम किसके हैं? गृह विज्ञान के हैं। होम इकोनॉमिक, डोमेस्टिक होम, हाउस होल्ड आर्ट, हाउस होल्ड साइंस, ये सारे किसके नाम थे? ये सारे आपके गृह विज्ञान के नाम हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसार शिक्षा में विराट जनसंपर्क के लिए किस शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है? मतलब आपको जब विराट जन संपर्क करना है तो आप किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे? क्या रेडियो का प्रयोग करेंगे? प्रदर्शन का करेंगे?
चार्ट का करेंगे या फिर बुलेटिन का करेंगे। तो आपको पता है कि बुलेटिन और चार्ट आप कितने लोगों को बांटेंगे। यहाँ पर हमें मास कम्युनिकेशन करना है, विराट जनसंपर्क करना है। प्रदर्शन प्रदर्शन भी आपको पता है एक समूह में किया जाता है, बहुत लोगों के साथ प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो जो इसका सबसे अच्छा साधन होता है विराट जनसंपर्क का, वो होता है आपका रेडियो। रेडियो से हम विराट जनसंपर्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। विराट से व्यक्ति कहाँ कहाँ पर बैठा है, कहीं पर भी हो, वो आपकी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रसार प्रशासन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? क्या प्रसार प्रशिक्षक नहीं आता है? प्रसार पर्यवेक्षक नहीं आता है? प्रसार विषय विशेषज्ञ नहीं आता है? या फिर प्रसार कार्यकर्ता नहीं आता है? तो जो प्रसार प्रशासन होता है उसमें आपके कौन नहीं आता है? तो प्रसार प्रशिक्षक नहीं आता है। बाकी ये जो तीनों होते हैं ये तीनों आते हैं किसमें? प्रसार प्रशासन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसार की नई विधियों, तकनीकों, तथ्यों आदि को ग्रामीण तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? कौन जो प्रसार की जो नई पद्धतियां हैं, नई तकनीक है, नई विधियां हैं, वो ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचाता है, मतलब कि भूमिका होती है उनकी पहुंचाने में। क्या वो प्रसार कार्यकर्ता होता है? क्या वो हेल्थ एक्सटेंशन होता है? या फिर वो हेल्थ गाइड होता है? या फिर वो एक्सटेंशन ऑफिसर होता है? तो आपको पता है कि कौन ये सारी पहुंचाता है चीजें? तो प्रसार कार्यकर्ता पहुंचाता है। कहाँ तक? ग्रामीणों तक। क्या चीज? तो प्रसार की नई विधियां, नई तकनीक, ये सारी चीजें पहुंचाता है, नए तथ्यों को। अब ये जो तीनों बच रहे हैं ये सभी के नाम आप किसमें सुनते हैं? तो आप सभी इसको प्रसार शिक्षा में इनके नाम सुनते हैं, हेल्थ गाइड, हेल्थ एक्सटेंशन, इन सभी का नाम सुनते हैं। अगला है आपका, प्रसार शिक्षा मुख्यतः परिवर्तन करती है, किसमें करती है? ज्ञान में, व्यवहार में, संस्कृति में, या सभी में? तो आपने जब प्रसार शिक्षा की पहली क्लास ली थी वहीं पर देखा था क्या कि जो ये आपका प्रसार शिक्षा है ये किस में परिवर्तन करता है? तो ये ज्ञान में परिवर्तन करता है, व्यवहार में करता है, लेकिन ये जो है आपकी संस्कृति में परिवर्तन नहीं करता है। हम कभी संस्कृति में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान और व्यवहार दोनों आ जा रहा है, ये आपका सभी आंसर नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या है? आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी? ट्राइसेम के अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो ट्राइसेम के अंतर्गत जो महिलाओं को न्यूनतम कवरेज थी वो 33% थी, लेकिन ये अभी बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ाकर कितना किया गया है यही आपको बताना है। क्या ये 50% हो गया है? क्या ये 40% हो गया है? क्या ये 45% हो गया है? या फिर ये 70% हो गया है? तो ये जो कवरेज है ना ये 33 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। कितना? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाकर ही सीखना है, यह कथन किसका है? पहली बात, ये कथन सत्य है, लेकिन ये कथन कहा किसने है? तो दहामा ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, वाटसन ने कहा है, या फिर गेट्स ने कहा है? तो जो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है ये कहा किसने है? ये कहा है गेट्स ने। अगर व्यक्ति में अनुभव के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है तो वो इसका मतलब सीख नहीं रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, घर का ही उदाहरण ले लेते हैं। आप घर पर हैं, आपके सामने कोई पत्थर रखा है घर पर या बाहर कहीं भी ले लीजिए। आप चल रहे हैं और उस पत्थर से आपको ठोकर लगी, आपने उस पत्थर को नहीं हटाया, आप चले गए, तो क्या आपने सीखा? नहीं सीखा। अगर आपने उस पत्थर को हटा दिया होता तो इसका मतलब क्या होता? आप सीखते। अगर अनुभव के द्वारा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो सीखना नहीं कहलाएगा आपका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास कार्य करते हैं।
लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। गांव, खेत और घर पर जाकर नवीन तकनीक से अवगत कराते हैं, वो कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति गांव से जुड़कर गांव के विकास के लिए कार्य कर रहा है, लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, गांव पर, घर पर, खेत में, ऑफिस में, कहीं पर भी जाकर व्यक्ति मिल रहा है, नवीन तकनीकों से उसको अवगत करा रहा है, नवीन तथ्यों की जानकारी दे रहा है, नवीन तकनीकी की जानकारी दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या वो ब्लॉक प्रमुख होता है? क्या वो ग्राम प्रधान होता है? क्या वो सरपंच होता है? क्या वो प्रसार कार्यकर्ता होता है? तो आपको पता है कि प्रसार कार्यकर्ता होता है। यही हमारे प्रसार कार्यकर्ता गाँव से जुड़कर गाँव के विकास के लिए कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। गाँव में, खेत में जाकर लोगों से भेंट कर कर, उनके ऑफिस पर भेंट करके, उनसे परस्पर वार्तालाप करके, उनको नई तकनीकों से अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं। यही आपके कौन होते हैं? यही आपके प्रसार कार्यकर्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का गुण नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शिक्षण सामग्री है जो आपके शिक्षण सामग्री का गुण नहीं है? क्या अनुपयुक्तता है, अस्पष्टता है, प्रासंगिकता है या फिर रुचि है? तो आपको पता है, अगर आप किसी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो ये आपके शिक्षण सामग्री का गुण नहीं होता है। आपके पास जो शिक्षण सामग्री है, वो उसमें जो है आप रुचि दिखाइए, रुचिपूर्वक उसको आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है प्रासंगिकता। आप जिस कार्य के लिए लाए हैं, आप उसका उस उद्देश्य से लाए हैं, उस उद्देश्य को पूरा होना चाहिए। अस्पष्टता, जो आपकी शिक्षण सामग्री है वो स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपने कोई चार्ट बनाया है, तो उस चार्ट में जो आप दर्शाना चाह रहे हैं, जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखना चाहिए। अनुपयुक्तता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके शिक्षण सहायक सामग्री का गुण नहीं होता है। मतलब अगर आप जो शिक्षण सामग्री, जैसे मान लेते हैं आप गाँव में गए हैं और आप वहाँ टीवी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, गाँव के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप ले गए अपना टीवी, ले गए, तामा-झामा लेके गए, जो भी है। अब वहाँ पर अगर लाइट ही नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? अनुपयुक्त हो गया। या फिर एक और अलग सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी गाँव में गए और आप वहाँ पर ले गए लीफलेट या पैम्पलेट लेकर गए, लिखित शिक्षण सामग्री लेकर गए। और वहाँ पर आप गाँव वालों को बाँट रहे हैं कि लीजिए पैम्पलेट, इसको पढ़ लीजिए। अब गाँव के लोग निरक्षर हैं, वो तो पढ़ सकते नहीं, तो जो आप शिक्षण सामग्री ले गए थे वो क्या हो जाएगी? उसकी अनुपयुक्तता हो जाएगी, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये आपके शिक्षण सहायक सामग्री का गुण नहीं होना चाहिए। आप उसके बदले में गाँव में क्या ले जाकर दिखा सकते हैं? तो आप वहाँ पर इसके बदले में ले जाकर उनको चार्ट का मतलब कि आप पोस्टर लगा सकते हैं वहाँ पर। पोस्टर के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। या फिर आप छोटे ग्रुप में बता रहे हैं, तो छोटा चार्ट बनाकर लेके जाइए, चार्ट पर चित्र वगैरह बनाकर ले जा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपी दहामा के अनुसार सबसे अधिक प्रतिधारण क्षमता किस क्रिया में होती है? आपने इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन किया था, तो हमने वहाँ पर प्रतिशत रख दिया था। अब आपको बताना है कि यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा क्या, कि प्रतिधारण क्षमता किसने दिया था? तो वो दिया था आपके ओपी दहामा ने। अब ये बताना है कि किसमें सबसे अधिक होगा। जब व्यक्ति पढ़ रहा हो, जब व्यक्ति कार्य संपादन कर रहा हो, या व्यक्ति जब वार्तालाप कर रहा हो, या फिर जब वो कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप कर रहा हो। आप खुद से सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने आप से पढ़ते हैं, तो आप कितना याद रखते हैं? अगर आप जैसे नहीं, ये तो उदाहरण थोड़ा आपका सही नहीं हुआ। मान लेते हैं आपको कोई रेसिपी बनानी है, कोई आप मतलब कि आप केक बनाना चाह रही हैं, तो आपने बुक से देखा, तो आप कितने अच्छे से बना पाएँगी। अगर आप उसे कार्य करके देख रही हैं, तो कितना बना पाएँगी। अगर कोई आपको वो बता रहा है, तो आप कितना सीख पाएँगी। अगर आप कार्य भी कर रही हैं और कोई आपको बता भी रहा है, तो ऐसे में आप कितना सीख पाएँगी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई आपके साथ आपको बता रहा है, क्रियाकलाप कर रही हैं, आप उससे वार्तालाप करते हुए अपना क्रियाकलाप कर रही हैं, तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा।
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रतिधारण क्षमता होगी वो आपके 4th में होगी कि कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप कितना 90% होगा। ठीक, कितना 90% आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था 100 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन नहीं बना पाई, तो हम आज 70 क्वेश्चन ही करते हैं। कल हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो होम मैनेजमेंट की करेंगे। ठीक, अब प्रसार शिक्षा के चरण हैं, चरण से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, अगर कोई चरण आ जाता है या कोई प्रक्रिया आ जाती है तो आपको उसे स्टेप बाय स्टेप याद रखना होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने चरण थे। तो आपको पता है कि 8 चरण हमने देखे थे, 7 देखे थे या 8 देखे थे हमने। ठीक, क्या था? पहला ए अटेंशन, सी सी से कन्विक्शन। लेकिन आपको पता है कि अटेंशन के बाद हमने इंटरेस्ट देखा था, इंटरेस्ट के बाद हमने डिजायर देखा था, तो ये तो आपका होगा नहीं। ये भी अटेंशन के बाद नॉलेज आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें डबल ए मतलब आपका अटेंशन और एक्शन दोनों साथ में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा AID, मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन। ये आपके प्रसार शिक्षा के चरण होते हैं। मतलब अगर कोई ध्यान आकर्षण, सबसे पहले तो आपको व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना है, फिर उसमें रुचि जगानी है, उसमें आकांक्षा जगानी है, फिर उसको कन्विक्श करना है, फिर उसको नॉलेज देना है, फिर वो क्रिया करेगा, उससे संतुष्ट होगा, फिर मूल्यांकन करेंगे। ये प्रोसेस होता है आपका प्रसार शिक्षा का। तो प्रसार शिक्षा के चरण कौन सही हैं आपके? ये जो लास्ट वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है? पहले ए का क्या मतलब हो गया? अटेंशन हो गया। और दूसरे ए का क्या मतलब हो गया? एक्शन हो गया। आई का इंटरेस्ट हो गया, डी का डिजायर हो गया, सी का कन्विक्शन हो गया, के का नॉलेज हो गया, ए का एक्शन हो गया, एस का सेटिस्फैक्शन हो गया और ई का क्या हो गया? इवैल्यूएशन हो गया। ठीक, तो बस आज के लिए हमने यही 70 क्वेश्चन रखे हैं। कल जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो होगी होम मैनेजमेंट की। जिस तरह से आज हमने पूरे टॉपिक को टच किया है एक्सटेंशन एजुकेशन में, मेरी कोशिश रहेगी कि कल होम मैनेजमेंट में भी सारे टॉपिक को टच किया जाए। चाहे एक एक क्वेश्चन ही लिया जाएगा, लेकिन सारे टॉपिक को टच किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे आप एक बार पूरे अपने सिलेबस को मतलब पूरा सिलेबस आपको एक बार देख लेंगे। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो नोट्स बनाए होंगे, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी बस आज के लिए यही इतना है। क्लास आपको कैसी लगी? क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि साथ में थोड़ा आप क्वेश्चन को भी लिख दें, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए। अब मैंने 70 क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो आपसे 10 से 12 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा होगा। कहीं किसी का फुल फॉर्म, तो कहीं आपसे किसी का जो है चरण पूछा है, तो कहीं आपसे कुछ पूछा है, कहीं किसी की स्थापना पूछी है, कुछ न कुछ ज़रूर पूछा है। तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप उसे लिखते जाइए और जैसे-जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना, मतलब जैसे-जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं, जब आपसे जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए वहीं पर आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भी आसान रहेगा। ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।